और यूक्रेन के बीच करीब 3 महीने से जारी महायुद्ध पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने सिर्फ कूटनीति को ही यूक्रेन युद्ध का हल बताया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन युद्ध को केवल कूटनीति के माध्यम से हल किया जा सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक यूक्रेनी टेलीविजन चैनल पर कहा कि युद्ध खूनी होगा, लड़ाई होगी, लेकिन कूटनीति के माध्यम से ही ये निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहीं रूस के एक रक्षा विश्लेषक ने इस जंग को एक बड़े विश्व युद्ध की सिर्फ रिहर्सल करार दे दिया है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में रिसर्च फेलो प्रोफेसर एलेक्सी फेनेन्को ने कहा कि रूस की अगली जंग नेटो के खिलाफ हो सकती है। डेली स्टार की खबर के मुताबिक हाल ही में रशिया वन नेटवर्क पर एक चर्चा के दौरान फेनेन्को ने युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया और इशारा किया था कि भविष्य में ऐसे और युद्ध देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यूक्रेन का युद्ध सिर्फ एक रिहर्सल है, भविष्य में संभावित बड़े संघर्ष की रिहर्सल। हम नेटो हथियारों का परीक्षण और अपने हथियारों से उनकी तुलना करेंगे और युद्ध के मैदान में पता चलेगा कि हमारे हथियार उनसे कितने ताकतवर हैं। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के चीफ दमित्री रोगोजिन का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि रूस की नई सेटिन 2 हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल किसी भी महाद्वीप के आधे तट को तबाह कर सकती है। रूस की सरमत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 15,880 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। डेली मेल के मुताबिक रोगोजिन ने यह बयान हाल ही में मॉस्को में एक स्कूल में बच्चों के सामने दिया था। पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों से घबराई रूसी सेना ने अब नेक्स्ट जनरेशन लेजर हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूसी सेना का भी कहना है कि वो शक्तिशाली लेजर हथियारों से दुश्मनों के ड्रोन को गिरा रही है। रूस के इस नए लेजर हथियार के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। हालांकि इस हथियार का नाम पेरेस्वेट बताया गया है। रूस का दावा है कि ये लेजर हथियार पृथ्वी से 1500 किलोमीटर ऊपर के उपग्रहों को भी तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुए 3 महीने होने वाले हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर भीषण हमले कर रहे हैं। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। इसके बावजूद ना तो रूस जंग रोकने और ना ही यूक्रेन घुटने टेकने के लिए राजी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $40 बिलियन यानी कि भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 41,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर दिया है, जिसके समझौते पर उन्होंने दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हस्ताक्षर किए। अमेरिकी संसद ने बताया कि ये प्रस्ताव बाइडेन के एशिया दौरे से पहले ही पास हो चुका था, जिसके मुताबिक अमेरिका रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियारों के साथ ही आर्थिक मदद भी देगा, जिनमें करीब $6 बिलियन के तो सिर्फ फौजी टैंक और लड़ाकू विमान यूक्रेन के मुहैया करवाए जाएंगे। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन को जंग के मैदान में डटे हुए रखना अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश मानी जा रही है। और जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने अमेरिका से जंग में मिली इस मदद को ऐतिहासिक बताया। Ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк. Збройні сили України стримують. और यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है और अब उन्होंने एक और नई कसम खा ली है। ज़ेलेंस्की पुतिन से 8 लाख करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग बना रहे हैं। क्यों ज़ेलेंस्की ने ऐसा फैसला लिया और ये 8 लाख करोड़ रुपए किस लिए आखिर हैं, देखिए हमारी स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
खार्किव के इस कल्चर सेंटर की बर्बादी रूस यूक्रेन महायुद्ध की सबसे ताजा अपडेट है। यूक्रेन की संस्कृति को संजोए सालों से खड़ा ये सांस्कृतिक महल देखिए कैसे तबाह हो रहा है। मटमैला धुआं धीरे धीरे आकाश की ओर उठता है और लोग भागने लगते हैं। देखते ही देखते सब राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। यह पहली बार नहीं है जब खार्किव मिसाइल हमले से मलबे में बदल गया हो। दिन और हफ्ते बीतते अब तो 3 महीने होने चले हैं। खार्किव को रूसी फौज झुलसा रही है। Звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб на її території не залишила жодного місця культури. Але до чого тут наша Харківщина? Хай би себе в Росії і підривали. Підривали те, що у них залишилось від будинків культури, якщо їм хочеться. Окупанти вдарили також по Одеській області, по Полтавщині, по Житомирщині. Продовжують спробу наступу на Донбас. हालांकि ऐसा नहीं है कि खेरसौन से लेकर खार्किव तक, डॉनबास से लेकर लवीव तक सिर्फ यूक्रेन तबाह हो रहा है। जंग की कीमत तो रूसी सैनिकों को भी चुकानी पड़ रही है। यह खार्किव की ही तस्वीर है। मारे गए सैनिक की लाश निकाली जा रही है। Ми маємо битись, поки не очистимо нашу землю від окупантів і поки не гарантуємо Україну безпеку. По-друге, це притягнення до відповідальності усіх російських воєнних злочинців і в українських судах, і в міжнародному трибуналі, і просто на полі бою, поки війна триває. Але по-третє, ми працюємо і над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала усе, що вона знищила в Україні. Кожен спалений дім, кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню, кожен підірваний будинок культури і об'єкти. करीब 3 महीने के युद्ध में यूक्रेन करीब खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन ना पुतिन समझने के लिए तैयार हैं, ना ज़ेलेंस्की ने झुकना कबूल किया है। Російські окупаційні війська ведуть інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення і намагаються бити артилерію в глибину оборони українських військ. Це, зокрема, в Донецькому операційному районі і на Слов'янському напрямку. І також противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих ним рубежів, веде розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. दक्षिण के बाद अब रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को बड़े पैमाने पर घेर लिया है और एक-एक कर कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। मारियोपोल में यूक्रेन का आखिरी किला भी ढह गया। यूक्रेनी सैनिकों ने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया।